एसएससी जीडी 2026 के लिए जो जीएस के लिए विजय सीरीज की शुरुआत की थी, इस विजय सीरीज की 10वीं क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत है। इस विजय सीरीज के अंदर हमने लगभग अपना टारगेट है 45 या 40 क्लासें कवर करें, जिसके अंदर लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन अपने शेप्स की ओर में चले जाएं। और इसके लिए आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, करंट और स्टैटिक कंसेप्टों पर आधारित जो 1 घंटे की आपको शाम को जो 7 बजे की क्लास मिलती है साथियों, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए। साथियों, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 23 फरवरी से एसएससी जीडी अपना एग्जाम शुरू करवा रहा है। एसएससी जीडी के लिए जो स्लॉट की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी करवाई जाएगी। इस प्रक्रिया की नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आने वाली है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चा एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में असफल हुआ था, और उसी दिन से जिस बच्चे का सपना है एसएससी जीडी 2026 का, तो उस बच्चे का सपना पूरा करने के लिए ब्रेन बीट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके साथ हर पल खड़ा है। और आपको जो सुबह मैथ्स और शाम को जो जीएस की क्लास दी जाती है, इस 40 क्वेश्चनों की जो क्लास है, 20 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाएंगे जीएस के अंदर, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी जीडी के लिए। तो ये जो 40 क्वेश्चन की आपको क्लासें कवर करवा रहे हैं, इसके अंदर 90 से 95% तक आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बढ़ने वाला है। तो साथियों, लगातार रिवाइज करते रहो, ज्यादा समय नहीं है, लगातार अपनी प्रैक्टिस चालू रखो और कवर करते रहो ढंग से। पुरानी जो क्लासें वो भी अच्छे से कवर करो, और उसके साथ साथ जो अपनी रेगुलर जो क्लासें दी जा रही है, इन क्लासों को भी साथ साथ में कवर करते चलो। विजय सीरीज की शुरुआत हमने 16 जनवरी 2026 से की थी। उससे पहले हमने रणनीतिक 60 दिनों के लिए 28 दिसंबर 2025 से इस एसएससी जीडी 2026 के लिए क्लासेस शुरू की थी। उससे पहले दिल्ली पुलिस की क्लासें थी, उससे पहले रेलवे डी ग्रुप की क्लासें थी। तो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी वाला है, तो वो बच्चा जीएस का पार्ट रेलवे डी ग्रुप की क्लासों से भी कवर कर सकता है। दिल्ली पुलिस के लिए जो जीएस की क्लासें दी गई थी, वहां से भी अपना कवर कर सकता है। और उसके साथ साथ जो रणनीतिक 60 दिनों की क्लासें थी 16-17, वो भी एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब जो हमने विजय सीरीज की शुरुआत की थी, इस विजय सीरीज की आज जो अपनी क्लास है वो 10वीं क्लास है साथियों। इसके साथ साथ आज अपना केंद्र सरकार ने बजट भी जारी किया है, क्योंकि बजट हमेशा 1 फरवरी से शुरू किया जाता है। 1 फरवरी को बजट आता है, राष्ट्रपति इस बजट के लिए अनुमति देता है और फिर देश का वित्त मंत्री इस बजट को संसद में पढ़ता है। एक चीज ध्यान रखनी है, बजट के लिए संयुक्त अधिवेशन कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। बजट जो है वो सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। और अपने देश के वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2026 का जो बजट है वो नोवा बजट आज प्रस्तुत किया गया। इस बजट के बारे में भी साथियों पढ़ेंगे, लेकिन बजट से रिलेटेड 26 की जीडी में वैकेंसी के अंदर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि 2025 के दिसंबर तक का करंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जैसे एसएससी जीडी का अपना एग्जाम शुरू होता है, उसके बाद जो जीएस की क्लासें आपको मिलेगी, उसके अंदर 2026 के बजट का जो है वो एक क्वेश्चन कवर करवाएंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। निर्मला सीतारमण अब की बार 9वीं बार बजट पेश कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का जो श्रेय दिया जाता है वो मोरारजी देसाई को दिया जाता है। मोरारजी देसाई ने इतिहास में 10 बार बजट पेश किया था, और इनके द्वारा सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का श्रेय है। तो 9वीं बार आज बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और ये देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। यानी अपने देश की पहली जो महिला वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण जी है, जो 9वीं बार आज 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन बजट पेश किया गया। तो साथियों, करते हैं अपने क्लास की शुरुआत। और इस विजय सीरीज की क्लास के अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट और स्टैटिक, यानी हर एक सिलेबस पर डिपेंड क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहली बात आई, आज का जो क्वेश्चन है पहली क्लास का विजय सीरीज की, स्थायी बंदोबस्त में लगान किससे वसूला जाता था। यानी ये जो लगान है स्थायी बंदोबस्त के नाम से, ये जमींदारों से लिया जाता था, सीधे किसानों से टैक्स लिया जाता था, या फिर राज्यपालों से, या फिर कंपनी से। तो दोस्तों ध्यान रखना है, स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहले इस टैक्स को भू राजस्व कर भी कहा जा सकता है, यानी स्थायी बंदोबस्त या फिर भू राजस्व कर, भू या फिर इसे जमींदारा व्यवस्था के नाम से भी जाना गया, जमींदारा व्यवस्था, या फिर ये भू राजस्व कर था, भू राजस्व लगान, यानी भूमि पर लगने वाला जो टैक्स है स्थायी बंदोबस्त, भू राजस्व लगान। और इस लगान की जो व्यवस्था की गई थी कंपनी के द्वारा वो थी 10/11
प्लस 1/11 यानी 10 हिस्सा 11 में से तो कंपनी का था और 1/11 जो हिस्सा है वो जमींदार का था और इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना गया। तो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था जमींदारों से, अर्थात अपना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। जमींदारों पर लगने वाला टैक्स था जिसे स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। और इस टैक्स की शुरुआत की बात करें तो इस टैक्स की शुरुआत हुई थी 1793 ईस्वी के अंदर। 1793 ईस्वी से भू राजस्व लगान की व्यवस्था की शुरुआत की जाती है और इसके संस्थापक यानी इस टैक्स की शुरुआत करने वाले कौन थे तो साथियों गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी अगर संस्थापक पूछे तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस स्थायी बंदोबस्त का संस्थापक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी शुरुआत किसके द्वारा की गई तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भारत में किस गवर्नर जनरल को, भारत में किस गवर्नर जनरल को सिविल सेवा का जनक कहा गया। तो साथियों सिविल सेवा का जनक कहलाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। या फिर भारत में ब्रिटिश कंपनी का प्रभुत्व शुरू होने वाला गवर्नर जनरल कौन था, किसके शासनकाल में। या फिर भारत के ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है तो ध्यान रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो साथियों 1793 के अंदर ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की गई थी जो डायरेक्टली जमींदारों से लिया जाने वाला कर या टैक्स था। इसे जमींदार व्यवस्था के नाम से भी जाना गया या फिर ये भू राजस्व लगान के नाम से भी जाना जाता है। और इस टैक्स की शुरुआत जो की जाती है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की जाती है। अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र में शुरू किया गया था तो साथियों बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लिया गया टैक्स था। बंगाल, बिहार व उड़ीसा क्षेत्र में शुरू किया गया टैक्स था जिसे जमींदार व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था के नाम से जाना गया था। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड क्वेश्चन और बात करें तो देखो 1792 ईस्वी के अंदर अंगल मैसूर का तीसरा जो युद्ध हुआ था, अंगल मैसूर तीसरा युद्ध, तृतीय जो युद्ध हुआ था उस समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान की हार हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है जिसे श्री रंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना गया। तो साथियों अगर पूछा जाए 1792 में श्री रंगपट्टनम संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी तो 1792 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश और टिप्पू सुल्तान के मध्य संधि संपन्न होती है जिसे श्री रंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। लेकिन अपने से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि लगान किस से वसूला जाता था तो जमींदारों से वसूला जाने वाला टैक्स था स्थायी बंदोबस्त के नाम से। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। साथियों देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 नवंबर से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में 1 नवंबर से लेकर जुलाई के बीच में आता है। जुलाई के मध्य आने वाला तूफान है जिसके अंदर भारी वर्षा, आंधिया, तूफान की सिचुएशन बनती है। और इस तूफान को किस नाम से जानते हैं तो साथियों उष्ण कटिबंधीय के समय आने वाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो तूफान है उसे विली के नाम से जाना जाता है। यानी अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे विली कहा जाता है। बाकी अपने भारत के अंदर 2025 के 2 बड़े तूफान है, साथ में ध्यान रखना है 2025 में आए तूफान या भूकंप तो एक तो शक्ति करके है और एक मेंथा करके। शक्ति ध्यान रखना है अरब सागर से उठा तूफान है और मेंथा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से आया तूफान है। तो शक्ति और मेंथा दोनों जो तूफान है वो 2025 के अंदर भारत में आए चक्रवातों के नाम है। अगर अलग से पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी में 2025 के अंदर कौन सा तूफान सक्रिय हुआ
तो दोस्तों ध्यान रखना है, मेंथा जो तूफान है वो बंगाल की खाड़ी से 2025 के अंदर सक्रिय होता है, जबकि अरब सागर जो भारत की पश्चिमी दिशा अरब सागर को स्पर्श करती है, इस अरब सागर से उठा हुआ तूफान 2025 के अंदर है शक्ति के नाम से जाना गया। तो अपना क्वेश्चन पूछा गया था कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा विली विली, अर्थात ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभ्यारण्यों से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए इस विजय सीरीज के अंदर, या फिर इस विजय सीरीज के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, मिडिल हिस्ट्री से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए। उसके बाद आधुनिक के इतिहास के अंदर भारत के जो चर्चित व्यक्ति है महापुरुष है, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा जाता है, तो वो भी हमने कवर कर लिया। अब बात है मिनरल्स की। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? साथियों, ये जो बॉक्साइट खनिज होता है ना, ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। बॉक्साइट खनिज, धात्विक खनिज का अर्थ क्या हुआ? धात्विक खनिज का अर्थ हुआ जिस खनिज के अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। और बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है बॉक्साइट किस प्रकार का खनिज है, तो बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद बात करें कि सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के कौन से स्टेट के अंदर होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है बॉक्साइट का उड़ीसा के अंदर होता है। अच्छी मात्रा में गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। झारखंड का क्षेत्र भी बॉक्साइट उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है, यानी गुजरात, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट, ये भारत के वो 4 राज्य हैं जो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। उड़ीसा, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ स्टेट। अपने ऑप्शन दे रखा है झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा, यानी प्रथम स्थान पर उड़ीसा स्टेट है, सेकंड नंबर गुजरात स्टेट का आता है बॉक्साइट उत्पादन में, थर्ड स्थान झारखंड का आता है और नंबर 4 जो स्थान आता है वो है छत्तीसगढ़ स्टेट। यानी ये 4 राज्य हैं जहां बॉक्साइट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ साथ साथियों ध्यान रखना है उड़ीसा का क्षेत्र जहां बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डायरेक्टली कोई स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है, जैसे पन्ना की खान किस खनिज के लिए जानी जाती है, या फिर कोलार हट्टी कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, या झारखंड का छोटा नागपुर का पठार किस खनिज के लिए जाना जाता है, या फिर पन्ना की खान मध्य प्रदेश की किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे उड़ीसा का क्षेत्र है जो बॉक्साइट उत्पादन में शीर्षक स्थान पर रहता है, या फिर उड़ीसा के अंदर प्रसिद्ध क्षेत्र है बॉक्साइट उत्पादन के लिए। एक तो क्षेत्र है काला हांडी, ध्यान रखना है अगर पूछा जाए कि उड़ीसा का काला हांडी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो बॉक्साइट के लिए। और उड़ीसा का ही क्षेत्र है कोरापुट, तो दोनों ध्यान रखना है, कोरापुट और काला हांडी क्षेत्र जो है वो उड़ीसा स्टेट के अंदर स्थित है और ये बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है भारत के। जैसे पूछा जाए कोलार हट्टी की खान कर्नाटक के अंदर पड़ती है, कोलार हट्टी की खान कौन से स्टेट के अंदर है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में, लेकिन किस खनिज के लिए जानी जाती है, सोना उत्पादन हेतु, यानी सोने की प्रसिद्ध खान पूछे तो कोलार हट्टी की खान कर्नाटक के अंदर है। जैसे सीसा, जस्ता और चांदी बार बार पूछी जाती है खान, सीसा, जस्ता प्लस चांदी, तीनों एक्स एक साथ मिलते हैं और तीनों एक्स या फिर कोई भी मिनरल्स के मिश्रण के रूप में पाए, यानी जो कोई खनिज है वो मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं तो उसे गैलेना एस्क कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना है स्टेट के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा गैलेना एस्क में शामिल खनिज है, तो साथियों सीसा, जस्ता और चांदी ये जो तीनों खनिज हैं ये एक साथ पाए जाते हैं और इसीलिए इसे गैलेना एस्क की खनिजों में शामिल किया गया। और सीसा, जस्ता और चांदी के लिए जो प्रसिद्ध खान है वो खान है जावर की खान। जावर की खान राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है साथियों, तो ध्यान रखना है राजस्थान के उदयपुर में जावर की खान किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सीसा, जस्ता, चांदी। कोलार हट्टी की खान किस खनिज के लिए जानी जाती है, तो कोलार हट्टी की खान है कर्नाटक के अंदर जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट की बात करें, यानी बॉक्साइट का यूज या उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, यानी सीमेंट के अंदर या फिर रसायन या फिर औद्योगिकी क्षेत्र में किया जाने वाला उपयोग है बॉक्साइट खनिज का। यानी औद्योगिकी क्षेत्र या फिर सीमेंट का जो फैक्ट्री है
या फिर केमिकल्स की जो फैक्ट्री है उसके अंदर इस खनिज का उपयोग किया जाता है। हल्के भूरे रंग का खनिज है जिसे बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। एल्यूमिनियम की मात्रा अच्छी पाई जाने के कारण इसे धात्विक खनिजों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। उसके बाद अपना आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट, क्योंकि प्रथम स्थान कौन से स्टेट का है, तो उड़ीसा राज्य का। सेकंड रैंक है गुजरात स्टेट की। उसके बाद झारखंड का नंबर आता है और नंबर 4 छत्तीसगढ़ स्टेट है बॉक्साइट उत्पादन में शीर्षक राज्यों में। उसके बाद क्वेश्चन है छठ पूजा किस राज्य में मनाई जाती है, यानी त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन है। त्योहार है छठ पूजा से रिलेटेड कि छठ पूजा जो है वो किस राज्य में बनाई जाती है। वैसे छठ पूजा जो त्योहार है वो भारत का एक पवित्र त्योहारों की श्रेणी में शामिल होने के कारण कई राज्य इनका आयोजन करते हैं। अब सबसे ज्यादा आयोजक जो राज्य है वो है बिहार स्टेट, यानी बिहार सदैव छठ पूजा त्योहार का आयोजन करता है। उसके बाद झारखंड का नंबर भी आता है, वेस्ट बंगाल का नंबर भी आता है, यानी सेकंड टॉप है झारखंड। उसके बाद पश्चिमी बंगाल के अंदर भी इस छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी बनाया जाने वाला त्योहार है छठ पूजा। उसके बाद सेकंड बात आई कि ये त्योहार का आयोजन कब किया जाता है, यानी इस त्योहार को कब मनाया जाता है, इस त्योहार का आयोजन कब किया जाता है। तो साथियों ध्यान रखना है दीपावली के 6 दिन बाद, यानी कार्तिक शुक्ला षष्ठी को, कार्तिक शुक्ला षष्ठी को आयोजित होने वाला त्योहार है जिसे छठ पूजा के नाम से जानते हैं। भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। अगर पूछा जाए पूजा किसकी होती है इस त्योहार के अंदर, तो भगवान सूर्य व बहना छठ की पूजा की जाती है इस त्योहार के अंदर। तो भगवान सूर्य व बहना छठ की पूजा होती है। कार्तिक शुक्ला षष्ठी को ये त्योहार बनाए जाते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश भाग में बनाया जाने वाला त्योहार है। और उसके बाद ध्यान रखना है कि कितने दिवसीय त्योहार है, तो साथियों ये 4 दिन का त्योहार है। अगर पूछा जाए कि छठ पूजा कितने दिनों का त्योहार है, तो 4 दिनों का त्योहार है। और पिछली बार क्वेश्चन बने थे इस टाइप से कि पहला दिन क्या कहलाता है, सेकंड दिन क्या कहलाता है, तीसरे दिन किसकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहला जो दिन है वो दिन होता है घर की सफाई का। घर की सफाई होती है, वह पवित्र भोजन करते हैं, पवित्र या शुद्ध भोजन करते हैं। पवित्र या शुद्ध भोजन होता है पहला दिन छठ पूजा का। उसके बाद सेकंड दिन की बात करें, यानी सबसे पहला जो दिन है उस दिन घर की पूजा होती है और पवित्र भोजन का यूज करते हैं। और सेकंड जो दिन है वो दिन है व्रत रखते हैं, यानी दिन में व्रत रखते हैं वह शाम को, दिन में व्रत रखते हैं वह शाम को खीर का भोजन करते हैं, खीर का भोजन छठ पूजा का दूसरा दिन। उसके बाद तीसरे दिन की बात करें तो जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य किया जाता है तीसरे दिन। और उसके बाद नंबर 4 सुबह जल में खड़े होकर व्रत तोड़ा जाता है। सुबह जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य करके व्रत तोड़ा जाता है। तो छठ पूजा ध्यान रखना है 4 दिवसीय त्योहार है। बिहार के अंदर बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। भगवान सूर्य देवता व बहना छठ की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ला षष्ठी, कई बार कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि दीपावली के 6 दिन बाद कौन सा त्योहार बनाया जाता है बिहार क्षेत्र के अंदर, तो खास ध्यान रखना है दीपावली के 6 दिन बाद बनाया जाने वाला त्योहार है जिसे छठ पूजा के नाम से जानते हैं। और ये बिहार स्टेट में बनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो कार्तिक, और अपने क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से स्टेट में बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट का प्रसिद्ध त्योहार है जिसे छठ पूजा के नाम से जानते हैं। उसके बाद भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस नदियों द्वारा निर्मित होती है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी या फिर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो साथियों जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, इस मिट्टी को धूसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी ध्यान रखना है, उपनाम या फिर अन्य नाम पूछ ले तो इस मिट्टी को धूसर मिट्टी के नाम से जानते हैं। धूसर मिट्टी कहा जाता है इस मिट्टी को। और इस मिट्टी की भारत के कुल क्षेत्र की 40% भाग में फैली हुई है, यानी भारत के 40% भाग में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा यही मिट्टी मिलती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही है।
तो 40% भाग में विस्तृत है और इसका विस्तार जो है वो पंजाब से लेकर आसाम तक है। विस्तार की बात करें तो पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है और यहाँ जो बड़ी नदी है असम के मध्य पंजाब से लेकर आसाम के बीच में इस मिट्टी का विस्तार अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ जो नदी है वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु के मध्य भाग में, ब्रह्मपुत्र व सिंधु के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो अपना आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अंदर पोटास की मात्रा अच्छी पाई जाती है। पोटास, फास्फोरिक एसिड, पोटास अगर तत्व पूछ ले तो पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पत्थर की मात्रा अच्छी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी के अंदर। हुमस की कमी पाई जाती है, ध्यान रखना है, हुमस की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है इस जलोढ़ मिट्टी के अंदर। और इस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो फसल यानी सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इस मिट्टी के अंदर गन्ना का, सरसों का, या फिर गेहूं का, या फिर चावल का उत्पादन, जौ का उत्पादन, या तिलहन फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इस जलोढ़ मिट्टी के अंदर। तो कई बार फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। या फिर इसका रंग कैसा होता है? तो अड़का भूरा रंग, राख जैसा रंग, अड़का भूरा रंग होता है इस मिट्टी के अंदर। अड़का भूरा रंग या फिर राख जैसे रंग की मिट्टी कौन सी है? तो भी ध्यान रखना है जलोढ़ मिट्टी, यानी नदियों के बहाव के साथ। नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो इस पर्वतीय क्षेत्र से जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इस नदी के साथ मिट्टी बह के आती है और वो मिट्टी जो है वो अपने भारत के मैदानी भाग में फैल जाती है और उसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। कई बार लैंग्वेज बनाई जाती है ये भी कि बताओ उत्तरी भाग से नदियां अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है उस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? या फिर दो लैंग्वेज और बनती है यहीं से। एक तो देखो बंगर शब्द आता है और एक शब्द आता है खादर, वो दोनों भी ध्यान रखना है। अगर बात करें खादर कौन सी मिट्टी कहलाती है तो जलोढ़ मिट्टी का नया भाग खादर के नाम से जानते हैं। नया भाग यानी जो नई मिट्टी आई है नदियों के साथ उसे तो खादर बोलते हैं। और अगर पूछा जाए पुरानी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं तो नदियों के बहाव के साथ या फिर जलोढ़ मिट्टी का पुराना जो भाग है या पुरानी मिट्टी है जलोढ़ की उस मिट्टी को बंगर कहा जाता है। ध्यान रख लेना, खादर और बंगर दोनों बार बार पूछी जाती है। या फिर भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है ये भी क्वेश्चन आता है। या फिर क्वेश्चन आता है कि बताओ पंजाब से लेकर आसाम के बीच में किस मिट्टी का विस्तार ज्यादा पाया जाता है। या फिर भारत के भाग में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा। लेटेराइट मिट्टी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर पूछ ले कि लेटेराइट मिट्टी में किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो साथियों चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है लेटेराइट मिट्टी के अंदर। यानी लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो अपना आंसर रहने वाला है कि चाय का उत्पादन जो सबसे ज्यादा होता है वो लेटेराइट मिट्टी के अंदर होता है। और इस लेटेराइट मिट्टी का विस्तार अगर बात करें ये भारत के पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो पश्चिमी घाट या फिर इस घाट को बोलते हैं सह्याद्री, तो ध्यान रखना है सह्याद्री क्षेत्र बोल दो या फिर पश्चिमी घाट में इस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। कवर हो रहा है, सिलेबस कवर कर चुके आप, रिवीजन चल रहा है, फास्टली रिवीजन। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा हेल्प अपने को मिलने वाली है एसएससी जीडी 2026 के अंदर। करंट के कंसेप्ट हमने काफी पढ़ लिए, लगभग 20 क्लासें अपनी हर 2024-25 के करंट पर हो चुकी है। 2026 की करंट जीके के वो क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए जो गणतंत्रता दिवस पर जो पुरस्कारों का वितरण किया गया था, या फिर 25 जनवरी को जो वोटर्स डे बनाया गया था उसकी थीम या फिर कौन सा दिवस है वो क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके साथ साथ आर्मी दिवस 2026 का जो आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर 78 वाला 78वां, उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। और उसके साथ साथ 2025 के करंट जीके के क्वेश्चन भी अपने कवर हो चुके हैं और 2024 के भी करंट जीके के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब बात बची है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस की बात बची है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से रिलेटेड, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड बात की हमने, या फिर हमने सल्तनत काल के 500 वंशों से जो मोस्ट क्वेश्चन बने थे वो क्वेश्चन भी हमने पीछे की क्लास में कवर किए। यानी सिलेबस कवर करना है और वो एक फास्ट रिवीजन के साथ कवर करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब मिली थी? देखो दीवानी का अर्थ क्या हुआ? बंगाल,
कौन से क्षेत्र की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस क्षेत्र की दीवानी मिलने का अर्थ है साथियों कि कंपनी को, दीवानी मिलने का अर्थ है कि कंपनी को डायरेक्ट परमिशन दे दी गई थी मुगलों के द्वारा कि आप लगान वसूल सकते हो बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में। यानी कंपनी को सीधे लगान वसूलने की परमिशन, यानी डायरेक्ट कंपनी को परमिशन दी जाती है लगान वसूलने की, और इसे दीवानी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए ये जो दीवानी व्यवस्था की शुरुआत कब होती है इस क्षेत्र के अंदर, तो साथियों दीवानी व्यवस्था की शुरुआत होती है 1765 के अंदर। यानी 1765 ईस्वी में इस दीवानी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। और अगर पूछा जाए किस शासक के द्वारा ये जो प्रतिनिधित्व है या फिर किस राजा के द्वारा इस दीवानी व्यवस्था को अंग्रेजों को सौंपी गई थी, यानी अगर पूछे किस शासक के द्वारा, तो शासक ध्यान रखना है उस समय थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा ब्रिटिश कंपनी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, ब्रिटिश कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और इन रॉबर्ट क्लाइव को इस दीवानी व्यवस्था सौंपी जाती है 1765 ईस्वी के अंदर। तो रॉबर्ट क्लाइव को परमिशन दी गई थी शाह आलम सेकंड के द्वारा, ये परमिशन 1765 के अंदर दी जाती है और इस व्यवस्था को दीवानी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछे किस संधि के तहत, तो संधि ध्यान रखनी है इलाहाबाद की संधि। अगर पूछा जाए किस संधि के तहत दीवानी व्यवस्था शुरू की गई थी, तो इलाहाबाद की संधि के तहत, और यह संधि हुई थी 1765 के अंदर। यानी 1765 ईस्वी की जो इलाहाबाद की संधि है, इस संधि के तहत इस दीवानी व्यवस्था को शुरू किया गया था। उसके बाद बात आई, अपने क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस युद्ध के बाद, यानी ऐसी कौन सा युद्ध था जिसके बाद इस दीवानी व्यवस्था को मंजूरी प्रदान करनी पड़ी। तो साथियों अंग्रेजों के साथ दो बड़े युद्ध हुए हैं, दोनों ध्यान रखना है। बक्सर का युद्ध भी ध्यान रखना है और प्लासी का युद्ध भी ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश शासकों के बीच में और ब्रिटिश नेताओं के बीच में या ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता के बीच में और भारत के राजाओं के बीच में यह युद्ध होता है जिसे बक्सर का युद्ध कहा गया। इसमें ब्रिटिशों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कैप्टन एक्टर मुनरो ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि भारत के तीन बड़े शासक मिले हुए थे इस युद्ध के अंदर, जिसमें शाह आलम सेकंड का नाम आता है जो दिल्ली के राजा थे, शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक थे, या फिर नवाब था बंगाल के नवाब थे मीर कासिम ने भी शाह आलम द्वितीय का साथ दिया था। और अवध के जो शासक थे वो थे सिराजुद्दौला। ये तीनों सेना लेके जाते हैं और ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट एक्टर मुनरो कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में बिहार के क्षेत्र में युद्ध होता है 1764 के अंदर, और इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई, अर्थात ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। तो इसी युद्ध की जीत के बाद अंग्रेजों ने इन तीनों क्षेत्र को अपने अधीन करके दीवानी व्यवस्था शुरू कर दी थी। और इसी दीवानी व्यवस्था को मंजूरी तो दी जाती है, वो दी जाती है दिल्ली के राजा शाह आलम द्वितीय के द्वारा। और एक अंग्रेजों के साथ बड़ा युद्ध और है प्लासी का युद्ध, वो भी ध्यान रखना है क्योंकि साथियों यहां से क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी के अंदर और सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हिस्ट्री का। प्लासी का युद्ध, ये युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध लड़ा गया था भागीरथी नदी के तट पर। भागीरथी नदी के तट पर पश्चिमी बंगाल में जगह पड़ती है प्लासी। और यहां जो ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। यानी रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे और दिल्ली के शासक के साथ ये युद्ध हुआ था। और दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय, यानी शाह आलम द्वितीय के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है जिसे प्लासी का युद्ध कहा गया, जो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया युद्ध। और इस युद्ध में हार होती है। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है जिसमें तीन बड़े शासक शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध के राजा सिराजुद्दौला का युद्ध कैप्टन एक्टर मुनरो के साथ होता है जो ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। और इस बक्सर के युद्ध में जैसे ही भारतीय व्यक्तियों की हार होती है तो अंग्रेजों के द्वारा तीनों क्षेत्र अपने अधीन करके दीवानी व्यवस्था शुरू की जाती है एक संधि के तहत, जिस संधि को इलाहाबाद की संधि का नाम दिया गया। यानी इलाहाबाद की संधि के तहत यह व्यवस्था शुरू की गई। एक क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपनी पहली फैक्ट्री, व्यापारिक फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? यानी अगर पूछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? यह भी क्वेश्चन कई बार आता है कि यानी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? तो साथियों 1613 ईस्वी के अंदर इन्होंने सूरत में यह फैक्ट्री लगाई थी, यानी सूरत के अंदर। और अगर पूछ ले कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था, तो सबसे पहले ब्रिटिश जहाज के अंदर आया था वो व्यक्ति है ओकिन्स, कैप्टन ओकिन्स। 1608 के अंदर, 1608 में ओकिन्स व्यापार के दृष्टि से भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। और उसके बाद इस समय जो भारत के शासक हुआ करते थे वो थे जहांगीर। शासक जहांगीर ने 1611 के अंदर, जहांगीर ने 1611 के अंदर अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है। और उसके बाद 1613 के अंदर भारत में पहली सूरत क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की जाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, कब स्थापित की थी, या फिर इसकी परमिशन किसके द्वारा दी गई, या फिर पहला जहाज के थ्रू आने वाला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, ओकिन्स 1608। उसके बाद प्लासी का युद्ध ध्यान रखना है, बक्सर का युद्ध ध्यान रखना है। ये दोनों बड़े युद्ध है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब मिली? तो आंसर हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। जैसे ही बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है तो 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद की संधि के तहत इन तीन क्षेत्रों की जो दीवानी व्यवस्था, दीवानी व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ कि डायरेक्ट व्यक्तियों द्वारा या जनता द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जनता से टैक्स लगान डायरेक्टली लेना शुरू कर दिया था। और इसी व्यवस्था को दीवानी व्यवस्था का नाम दिया गया था। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बक्सर का युद्ध, अर्थात ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पास किया? दोस्तों बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन 2025 से रिलेटेड भी एक सेम बढ़ता है, तो दोनों ध्यान रखना है। देखो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 10 दिसंबर 2025, अगर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डेट है 10 दिसंबर 2025। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु, सरकार के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, आयु के बच्चों हेतु सोशल मीडिया बैन किया गया। तो ध्यान रखना है, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी ध्यान रख रहा है सोशल मीडिया बैन। लेकिन अब क्वेश्चन क्या अपना कि भाई हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने विधेयक पास किया है सोशल मीडिया बैन करने के लिए? तो साथियों अब जो किया गया है वो है फ्रांस गवर्नमेंट। यानी जनवरी 2026 के अंदर, जनवरी 2026 में बिल पास किया जाता है फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने आयु निर्धारित करी है 15 वर्ष से कम। 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया बैन किया जाएगा। 3 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम बैन किया गया है, टिकटॉक बैन किया गया है। यानी 3 सोशल मीडिया होगा जिसे बैन किया गया, और स्नैपचैट बैन किया गया। तो हाल ही में बिल लेके आए हैं फ्रांस, जो बोल रहे हैं कि सितंबर 2026 के अंदर हमारा ये अधिनियम लागू हो जाएगा। तो फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा विधेयक पास किया गया जिसमें बैन किया गया है 15 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है समलैंगिक विवाह से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर पूछा जाए समलैंगिक विवाह का अर्थ क्या हुआ, तो समान लिंग वाली जो शादी को परमिशन दी जाती है उसे समलैंगिक विवाह कहा जाता है। जैसे लड़के लड़के के द्वारा या लड़की लड़के के द्वारा या फिर जेंडर चेंज करवा के कोई शादी करता है तो उसको अनुमति दी जाती है। और लगभग दुनिया के 30 ऐसे देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। लेकिन अगर पूछा जाए समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो साथियों सबसे पहले नीदरलैंड के द्वारा 2001 के अंदर, नीदरलैंड द्वारा 2001 के अंदर इस समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी। या फिर पूछ रहे दक्षिणी पूर्वी एशिया देश कौन सा है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। या फिर दिसंबर 2025 के अंदर, 2025 के अंदर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला या फिर हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश कौन सा बना है, तो साथियों ध्यान रखना है थाईलैंड देश।
वैसे लगभग 30 ऐसे देश हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रखी है। इसमें अपना भारत शामिल नहीं है। अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये जो देश है इन्होंने मान्यता दे रखी है समलैंगिक विवाह को। लेकिन सबसे पहले जो मान्यता दी गई थी वो नीदरलैंड देश है, और 2025 के अंदर जो मान्यता दी गई है वो थाईलैंड देश है। फ्रांस की पार्लियामेंट में अधिनियम पास हुआ है जिसके अंदर जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया के 3 बड़े प्लेटफॉर्म से बैन किया गया। उससे पिछली बात करें तो 10 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भी अधिनियम लागू किया था अपने देश के अंदर कि भाई जो भी बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को सोशल मीडिया से बैन किया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जो सोशल मीडिया से बैन किया गया है वो कौन से देश की गवर्नमेंट है? तो आंसर रहने वाला है वो फ्रांस की गवर्नमेंट है। और 2025 के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट। हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अडानी समूह के किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? यानी हेल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो विमान निर्माण का काम करती है, इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं इस संस्था को, एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस संस्था के 3 प्रमुख केंद्र है, यानी 3 प्रमुख शहरों के अंदर इसके केंद्र स्थापित किए गए हैं। 3 सिटियों के इसके अंदर केंद्र स्थापित है जिसमें बेंगलोर का नाम आता है, बेंगलोर कर्नाटका की जगह, नासिक महाराष्ट्र की जगह, बेंगलोर, नासिक और हैदराबाद, ये 3 ऐसे शहर हैं जहां एल के प्रमुख केंद्र स्थित है, एल संस्था के प्रमुख केंद्र स्थित है। और तेजस और अंसा, अगर बात करें स्वदेशी विमान तेजस, स्वदेशी विमान, एक तो तेजस ध्यान रखना है और एक अंसा 3, ये एल के द्वारा निर्मित अंसा 3, ये एल की बेंगलोर जो केंद्र है उसके द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी विमान है। और उसके बाद सुकोई की बात करें तो हैदराबाद में सुकोई जो स्वदेशी विमान स्थापित किया जाता है वो है हैदराबाद की हेल जो केंद्र है उसके द्वारा स्थापित किया गया विमान है जिसे सुकोई का नाम दिया गया था। उसके बाद बात आई कि भारत के जो अडानी ग्रुप है उसने डील किए, वर्तमान में वो किस देश के साथ डील किए? तो साथियों विमान की जो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, एम्ब्रेयर करके, ध्यान रखना है, एम्ब्रेयर कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर विमान की कंपनी, विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर विमान की जो कंपनी है उस कंपनी के साथ डील होती है अडानी ग्रुप की। और ये जो कंपनी जिस देश की है उस देश का नाम है फ्रांस, यानी सॉरी ब्राजील देश। कौन से देश की कंपनी हो जाएगी? ब्राजील, यानी ब्राजील देश की जो कंपनी एयरबेस करके, इस कंपनी के द्वारा डील की जाती है अपने अडानी ग्रुप का विमान स्वदेशी बनाने हेतु। तो दोनों ध्यान रखना है, पावरफुल कंपनी है। और अगर पूछा जाए विश्व की सबसे पावरफुल विमान कंपनी कौन सी है, विश्व की सबसे ताकतवर विमान की कंपनी तो एयरबेस का नाम आता है। विश्व की सबसे ताकतवर विमान कंपनी की बात करें तो एयरबस, और दूसरी की बात करें तो बोइंग कंपनी, और तीसरी एम्बेयर कंपनी है। तो साथियों अडानी ग्रुप का एम्बेयर कंपनी के साथ डील होती है भारत के अंदर विमान निर्माण उद्देश्य हेतु। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ब्राजील देश के साथ अडानी समूह के समझौता होता है। और जिस कंपनी के साथ समझौता होता है उस कंपनी का नाम है एम्ब्रेयर कंपनी, और एम्ब्रेयर कंपनी ने अनुमति दी है। उसके बाद एल के द्वारा भारत के अंदर स्वदेशी विमानों की निर्माण किया जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात ब्राजील। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है? साथियों 28 तारीख की बात है, भारत के एक स्टेट के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, और इनका देहांत होता है, मृत्यु होती है 28 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026। और ये पुणे के संरक्षक मंत्री भी थे, पुणे के संरक्षक मंत्री भी थे, और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी थे अजीत पवार, जिनका देहांत, जिनकी मृत्यु होती है। और इनका संसदीय क्षेत्र था
बारामती संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे और 28 तारीख को विमान क्रैश होने के कारण इसी बारामती क्षेत्र में इनका देहांत होता है। तो इनका संबंध कौन से स्टेट से हो जाएगा? इनका संबंध हो जाएगा भारत के महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड। इससे पहले की घटना भी ध्यान रखनी है विजय रूपाणी वाली। विजय रूपाणी जो है वो गुजरात के पूर्व सीएम रह चुके हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका निधन हुआ था विमान क्रैश की घटना के कारण 12 जून 2025। तो ये घटना भी ध्यान रखनी है। विमान क्रैश की वजह से अहमदाबाद के अंदर विमान क्रैश होते हैं और जिसमें मृत्यु होती है गुजरात के पूर्व सीएम, मुख्यमंत्री गुजरात के पूर्व विजय रूपाणी। तो विजय रूपाणी से रिलेटेड भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जितने भी भारत के अंदर विमान दुर्घटना में जितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई वहां से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखो। जैसे संजय गांधी 23 जून मृत्यु जो होती है वो है 23 जून 1980। 23 जून 1980 के अंदर डेथ होती है इनकी और इनकी मृत्यु होती है दिल्ली का जो सफदरगंज एयरपोर्ट है उसके नजदीक। सफदरगंज एयरपोर्ट के नजदीक इनका विमान क्रैश होता है और जिसके कारण इनकी मृत्यु होती है 23 जून 1980। या फिर अपने देश के पहले जो सीडीएस है उनका भी तो डेथ हुई थी, विमान दुर्घटना हुई थी, विमान क्रैश के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। यानी सीडीएस की मृत्यु हुई थी 8 दिसंबर 2021। 8 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और पहले सीडीएस बने थे जनरल विपिन रावत और इनकी डेथ हुई थी 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर। तमिलनाडु की पहाड़ियों में इनका विमान क्रैश होता है। ये गोरखा बटालियन के सैनिक थे और इनका जन्म जो हुआ था वो भारत के उत्तराखंड स्टेट में हुआ था। जन्म अगर पूछे किस स्टेट से रिलेटेड थे जनरल विपिन रावत, तो उत्तराखंड से, और पूरी फैमिली के साथ इनका विमान क्रैश होता है 8 दिसंबर 2021, जिसके कारण इनकी डेथ होती है। और उसके बाद दूसरे सीडीएस बनाए जाते हैं जो वर्तमान में है। अगर पूछे दूसरा सीडीएस कौन है या फिर वर्तमान में सीडीएस कौन है तो अनिल चौहान। ध्यान रखना है वर्तमान सीडीएस है अनिल चौहान, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पहले जो हेड बने थे वो थे जनरल विपिन रावत, जो गोरखा बटालियन से रिलेटेड थे, जिनका 8 दिसंबर 2021 को विमान क्रैश होता है। तमिलनाडु की पहाड़ियों में इनका निधन होता है। तो ये 4 बड़ी घटनाएं देश को झकझोर करने वाली, बड़े बड़े नेताओं ने अपना बलिदान दिया था। अजीत पवार की डेथ है, विजय रूपाणी पिछली साल, और अब की बार जनवरी में ये इतना बड़ा नुकसान है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के लिए। और संजय गांधी 23 जून 1980 को डेथ होती है और 8 दिसंबर 2021 को देश की सेना के सबसे बड़े हीरो जनरल विपिन रावत की डेथ होती है। तो ये 4 बड़ी घटनाएं विमान क्रैश की पूछा जा सकता है। एग्जामिनर जो एग्जाम बनाएगा उस टाइम इस घटना की दिमाग में आती है, तो ये जो पुरानी घटना हुई है विमान क्रैश की वहां से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अपने पूछा गया कि किस स्टेट के डिप्टी सीएम थे, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो डिप्टी, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन डिप्टी सीएम थे अजीत पवार। और वर्तमान में फिर कल डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई जाती है जनरल जो अजीत पवार हैं उनकी पत्नी को, सुमित्रा को। तो ध्यान रखना है वर्तमान में डिप्टी सीएम घोषित किया जाता है सुनेत्रा देवी, जो अजीत पवार जिसे दादा के नाम से जानते थे महाराष्ट्र के अंदर, उनकी पत्नी डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है। तो अपने क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड। हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, तवी नदी है साथियों, उस नदी के अंदर प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता को तवी बोटिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, तवी बोटिंग फेस्टिवल। तो ध्यान रखना है अगर पूछे तवी बोटिंग फेस्टिवल किस नदी के अंदर हुआ, तो नदी का नाम तो हो जाएगा तवी नदी। लेकिन भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर तवी बोटिंग फेस्टिवल का हाल ही में आयोजन किया गया है, तो भी अपना आंसर रहने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये 2 दिवसीय फेस्टिवल है, ध्यान रखना है 2 दिवसीय त्योहार, 2 दिवसीय फेस्टिवल है जिसे तवी बोटिंग फेस्टिवल का नाम दिया गया है, तवी बोटिंग फेस्टिवल कहा गया। वैसे जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहार ध्यान रखने हैं, कई बार पूछा जाता है जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहार। जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहारों में आता है एरात,
नंबर 1 त्योहार ध्यान रखना है एरात। उसके बाद सेकंड जो त्योहार आता है वो है बैसाखी, बनाया जाने वाला त्योहार है जम्मू कश्मीर के अंदर। वैसे पंजाब की प्रसिद्ध है बैसाखी, काल बैसाखी आसाम की प्रसिद्ध है। उसके बाद खीर भवानी मेला, ध्यान रखना है खीर भवानी मेले का आयोजन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? या फिर ट्यूलिप फेस्टिवल, क्योंकि ट्यूलिप जो है ये एक फूल की प्रजाति है और इसके खिलने पर एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसे ट्यूलिप फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी, या फिर बहु मेला, ये जितने भी त्योहार हैं ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चर्चित त्योहार हैं। और हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल 2 दिवसीय प्रोग्राम है जिसका आयोजन भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो साथियों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सा शहर है? श्रीनगर। जो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी। लेकिन अगर पूछे किस झील के तट पर बसा हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखना है डल झील। यानी झील पूछे तो डल झील और नदी पूछे तो झेलम नदी। या फिर श्रीनगर का निर्माता किसे कहा जाता है? तो साथियों मौर्य वंश का तीसरा शक्तिशाली राजा, मौर्य वंश का तीसरा शासक और मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक ने इस श्रीनगर शहर को बसाया था। मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, क्योंकि मौर्य वंश का संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो तीसरे शासक बनते हैं सम्राट अशोक, उनके द्वारा श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसाया जाता है। तो अगर पूछे श्रीनगर शहर के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर शहर का संस्थापक है सम्राट अशोक करके। यानी हमने कुछ क्वेश्चन किए साथियों, कवर करना है, जिसमें करंट से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए। ये जो अधिनियम पास किया जाता है फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किया, मिट्टी से रिलेटेड भी, जलोढ़ मिट्टी यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया, प्रमुख त्योहारों से रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन हुआ, मिनरल से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन की बात की, और ऑस्ट्रेलिया में आया तूफान, उस तूफान से रिलेटेड भी बात की। और उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इस मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किया। तो साथियों ये क्वेश्चन आराम से प्रॉपरली कवर करना है, ढंग से देखना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, करंट जीके या स्टैटिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कवर करने हैं। तो अपने क्वेश्चन हो चुके थे तवी फेस्टिवल तक। उसके बाद का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के अंदर लकुंडी में नव पाषाण काल के अवशेष मिले? ये जो लकुंडी है ना, ये एक स्थान का नाम है, और ये लकुंडी जगह जो पड़ती है ये पड़ती है कर्नाटक के गदग जिले के अंदर। लकुंडी क्षेत्र जो है, अगर पूछा जाए लकुंडी गांव कौन से जिले के अंदर है, तो ये कर्नाटक के गदग जिले के अंदर, कर्नाटक का गदग जिला। और इस गदग जिले के अंदर एक मंदिर के पास खुदाई चल रही थी और उस खुदाई के अंदर नव पाषाण काल के अवशेष मिले। तो अगर पूछा जाए किस मंदिर के अंदर की बात है, तो वीर भद्रेश्वर मंदिर के, वीर भद्रेश्वर मंदिर के पास में खुदाई थी और इस खुदाई के अंदर नव पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। जैसे पत्थर की कुल्हाड़ियां खोजी गई है, तो नव पाषाण काल के हाल ही में अवशेष किस राज्य से प्राप्त किए गए? तो नव पाषाण काल के अवशेष जैसे पत्थर की कुल्हाड़ियां, पत्थर की कुल्हाड़ियां, यंत्र वगैरह खोजे गए हैं हाल ही में, और ये जो अवशेष हैं ये नव पाषाण काल से संबंधित माने गए हैं, जो वीर भद्रेश्वर मंदिर के पास खुदाई के दौरान मिले। तो अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य स्टेट से खोजे गए, तो स्टेट का नाम हो जाएगा कर्नाटक स्टेट। यानी कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, खोजा गया स्थल है, जिस गांव में खोजा गया वो लकुंडी गांव है, गदग जिला कर्नाटक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आज की विजय सीरीज की 10वीं क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन है वो साथियों कवर करना है। सिलेबस थोड़ा टाइम कम होने की वजह से थोड़ी स्पीड ज्यादा में कवर कर रहे हैं, क्योंकि साथियों जितने ज्यादा क्वेश्चन कवर करोगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा अपने को। तो सिलेबस रिवीजन पे चल रहा है, नए कंसेप्ट हम पहली बार देख रहे हैं, तो जिस प्रकार के जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो थोड़े फास्टली करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 3000 प्लस क्वेश्चन अपने को कवर करने इस विजय सीरीज से। तो 3000 प्लस क्वेश्चन अगर कवर करने की कोशिश करेंगे तो जोक डायलॉग अगर शामिल कर लेंगे तो साथियों नहीं हो पाएंगे 3000 क्वेश्चन। और एसएससी जीडी का एग्जाम अपने बिल्कुल नजदीक है, दिन 23 बचे हैं टोटल, आज 1 फरवरी तो शुरू ही हो चुकी है। तो साथियों कवर नहीं कर पाओगे, थोड़ा फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे अपने जो भी मोस्ट क्वेश्चन है वो कवर कर सके। हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? योजना का नाम है मुख्यमंत्री हेल्थ केयर योजना। अच्छी योजना है,
साथियों हर परिवार के लिए है, कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। और इस योजना की शुरुआत होती है 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2026 को, 22 जनवरी 2026 को। और इस योजना में प्रति वर्ष यानी हर वर्ष, प्रति वर्ष प्रति वर्ष हर परिवार के लिए, हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक का, हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर बीमा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और इस योजना को मुख्यमंत्री हेल्थ केयर योजना के नाम से जाना गया, जिसमें उम्र भी कोई निर्धारित नहीं है, जिसमें कोई उम्र निर्धारित नहीं है। कोई किसी भी प्रकार का मरीज हो, कौन सी भी एज का हो, हर साल हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर देगी। और यह फैसला लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो साथियों पंजाब सरकार के द्वारा, और पंजाब के अंदर जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसमें पंजाब के सीएम जो हैं वो हैं भगवंत मान। और एक ध्यान रखना है, यानी पंजाब के अंदर विधानसभा सीट पिछली बार जीडी के अंदर आई थी, तो पंजाब के अंदर जो विधानसभा सीट यानी एमएलए कितने चुनाव लड़ते हैं, तो इस सीटों की संख्या है 117, यानी 117 सीटों पर पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान है। अगर राज्यपाल की बात करें कि पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो पंजाब के वर्तमान राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, जिनका संबंध तो राजस्थान से, लेकिन इन्हें पंजाब का और चंडीगढ़ के अतिरिक्त कार्यभार प्लस पंजाब के ये वर्तमान राज्यपाल हैं, और जिनका संबंध राजस्थान से। और ये पंजाब के बनने वाले 37वें राज्यपाल यानी 37वें राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को घोषित किया गया, जो वर्तमान में पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर पंजाब में गवर्नर या राज्यपाल के पद पर स्थित है। और ये 37वें राज्यपाल बने। अगर पूछा जाए इन्होंने राज्यपाल की शपथ पंजाब के अंदर कब ली, तो 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024। और उससे पहले पूछ ले कौन से स्टेट के राज्यपाल थे, तो ये पूर्व में थे असम राज्य के राज्यपाल। तो गुलाब चंद कटारिया को आसाम राज्यपाल से हटाकर हाल ही में या फिर 31 जुलाई 2024 को पंजाब और चंडीगढ़ के अतिरिक्त कार्यभार के साथ राज्यपाल का पद दिए। और साथियों ये 37वां राज्यपाल बना पंजाब गवर्नमेंट का। और ये योजना भी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाती है, पंजाब के द्वारा। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना हुई लॉन्च। हर परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का फ्री इलाज, सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर जगह मिलेगा कैशलेस इलाज सुविधा के अंदर। हॉस्पिटल गांव और पंचायत में बनेंगे हेल्थ कार्ड, बड़े से बड़ा इलाज, अब पैसों की नो टेंशन। और इसी नारे के साथ पंजाब गवर्नमेंट इस योजना की शुरुआत करती है, जिसे मुख्यमंत्री सेहत योजना के नाम से जाना गया। तो साथियों एसएससी जीडी वाले जो भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अच्छी लेवल पे लेके चलो, पुराने कंसेप्ट रिवीजन करो, सिलेबस भी साथ साथ में कवर करते चलो, करंट जीके के कंसेप्ट भी साथ साथ में पढ़ते चलो। जो भी बच्चा ऐसा है जो नया अपनी क्लास से आज जुड़ा है, उस बच्चे से मैं कहना चाहूंगा कि ब्रेन बिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में अपनी क्लास बड़ी सहायता वाली रहने वाली है हर स्टूडेंट्स के लिए। तो सभी दोस्तों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत साथियों।